बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 12 है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। लेक्चर 38 प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के की कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अभी तक जो हमने डिस्कस किया, आपकी कोई क्यूरी है तो मुझे ईमेल आप कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपसे कम्युनिकेट करेंगे। पहला प्रोसेस जो है वो है प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। इसके इन पर टूल टेक्निक्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखने। कॉन्सेप्ट से भी पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका पूरा प्रीव्यू देख लें। देखें, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट का टास्क प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्सपर्टीज़ में नहीं आता, उसके रोल में नहीं आता। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ टास्क हमने सबलेट करने, अगर उसको हमने आउटसोर्स करना है, तो ये प्रोक्योरमेंट के डोमेन में आ जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि वो एक तो प्रोक्योरमेंट के पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ ले कि आया प्रोक्योरमेंट किस तरह काम करती है। इसमें जो की पॉइंट्स है जिसका आपने ख्याल रखना है, उसे हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो देखिए, प्रोक्योरमेंट जो है एक फॉर्मल प्रोसीजर है कुछ भी गुड्स या सर्विसेज परचेज़ करने का। हमने आगे कोई कुछ भी रिसोर्सेज परचेज़ करनी या सर्विसेज लेनी है, उसका फॉर्मल तरीका क्या है, हमारे कल्चर में, हमारे कंट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या है। एक चीज़ हमने ये देखनी है, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। ये इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब जब हम सेल परचेज़ करते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो हमें देखनी होती हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को इन सब चीज़ों से अवेयर होना ज़रूरी है। आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं और उसका एक दूसरे पे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ये भी हमने कंसिडर करना होता है। बेहतर क्या होगा कि हम बाय करें या हम मेक करें, बाय और मेक डिसीजन लिया जाता है। इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए, हम पूरे पीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं। काफ़ी जगहों पे इसे कॉन्ट्रैक्टिंग कंसिडर किया जाता है, वर्ड परचेजिंग यूज़ किया जाता है, लीगल डिपार्टमेंट यूज़ किया जाता है। इन तीनों का वर्ड जो है हम यहाँ पे प्रोक्योरमेंट ही समझेंगे। आपके एग्ज़ाम में अगर कॉन्ट्रैक्टिंग का वर्ड आ रहा है, परचेजिंग का, लीगल का कोई वर्ड आ रहा है, तो वो प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं। ये चीज़ एक समझ लीजिएगा। प्रोक्योरमेंट को मैनेज करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स का, लीगल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अपने नेगोशिएशन स्किल्स होते हैं, आपको प्रोक्योरमेंट की टेक्निक्स आनी चाहिए, उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं प्रोक्योरमेंट को सक्सेसफुली कैसे लिया जाता है, ऑप्टिमम लेवल पर हम किस तरह प्रोक्योरमेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से हम काम करा सकते हैं। इन फैक्ट वी आर गोइंग टू गेट डन सम वर्क फ्रॉम अदर पर्सन। हमने दूसरे से मैक्सिमम काम अच्छे एहसन तरीके से कैसे लेना है, ये एक स्किल है। ज़्यादातर ये स्किल प्रोक्योरमेंट वाले कंसर्न जो स्पेशलाइज पीपल होते हैं उनका काम होता है। लेकिन एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हमें भी ये देखना ज़रूरी, हम भी देखेंगे। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो हम आगे डिस्कस करने चाह रहे हैं कि मैं अपनी साइड पे, हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हमारा मे भी प्रोक्योरमेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, लेकिन हमें ज़रूरी होगा कहाँ जहाँ पर आपको प्रोक्योरमेंट का की स्पेशल पर्सन नहीं मिला, तो फिर ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रोक्योरमेंट के सारे टास्क को देखना शुरू कर दे। अब आपने प्रोक्योरमेंट का डिसीजन अगर ले लिया है, तो फिर हम प्रिपेयर करेंगे प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान को, उसकी स्ट्रेटजीज़ को, और प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क को प्रिपेयर करना है। एक होता है स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क इज समथिंग एल्स, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क इज समथिंग एल्स। एक स्कोप से रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ वर्क होता है जो हमने डिस्कस किया था स्कोप मैनेजमेंट प्लान में। ये है प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हमने इस बात पे ध्यान देना है, आया ये स्कोप ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं या प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। एक तरह से हम बायर की बात करेंगे, एक तरह से हम सेलर की बात करेंगे। हम अब बायर की साइड पर है या सेलर की साइड पर, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना ज़रूरी है। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जब ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएगी, वो उसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसको रिव्यू करता है, देखता है, कंप्लीटनेस ऑफ वर्क को चेक करता है। आया आप जो काम करवाना चाह रहे हैं उसे कंप्लीटली और आपने कंप्रीहेंसिवली आपने डॉक्यूमेंट कर लिया या नहीं किया। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की एक जिम्मेदारी ये भी है कि उसमें देखे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टास्क हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो भी अपने प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क में उसे इंक्लूड किए या नहीं किए। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टास्क कौन कौन से होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स होते हैं, हमारे पास वर्क एनालिसिस रिपोर्ट्स होती हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो फिर तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपका जो सेलर है, डेफिनेटली वो बाइंड हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़, फिर आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अगर वो दे तो उसकी मेहरबानी होगी, वो शुक्रिया है। अदरवाइज़ ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में ना हुई तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी मीटिंग अटेंड करने के लिए, आपको रिपोर्ट्स करने के लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा।
प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट देखेगा कि आपका जो जो वर्क जो काम आप जो स्कोप आप जो काम लेना चाह रहे हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की बेस्ट टाइप कौन सी बेहतर रहेगी, कौन सा बिड डॉक्यूमेंट बेस्ट है, आपको स्टेटमेंट ऑफ वर्क किस तरह आपने यूज़ करना है, कौन सा बेस्ट होगा। यहाँ पे प्रिक्योरमेंट मैनेजर आपकी हेल्प करेगा। जब हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रिक्योरमेंट के कंप्लीट हो जाते हैं तो हम एडवर्टाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड देखें, बायर मैं काम करवाना चाह रहा हूँ, सेलर जो मेरा काम करेगा, ये दो वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो बायर हमने एडवर्टाइज़ कर दिया बिड एंड डॉक्यूमेंट्स, फिर हम वेट करते हैं सेलर के रिस्पॉन्स का कि अब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स है। मैं एक काम करवाना चाह रहा हूँ, मैंने बिड एंड डॉक्यूमेंट एडवर्टाइज़ करा दी, अब हम वेट करेंगे सेलर के रिस्पांस का। अब वो उनकी तरफ से रिस्पांस आना है, उनकी तरफ से कोटेशन आनी है, उनकी तरफ से उनकी जो उनके डॉक्यूमेंट्स है वो आएंगे जिसकी बेस पे हम सेलर की सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे लगेगा टाइम और ठीक ठाक टाइम लगेगा। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने अपना स्केजूल तो डेफिनेटली प्लान कर लिया, लेकिन ये बात हमारे जहन में नहीं थी कि प्रिक्योरमेंट में भी इतना टाइम लगता है। तो सबसे आखिर में अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान। इसी वजह से इसकी 2-3 मेजर रीजंस हो सकती हैं। एक रीज़न तो ये देखिए, हमें जो हिडन स्कोप ऑफ वर्क था वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। यार बहुत सारे काम प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड थे, ये तो हमें अभी तक पता नहीं था। बहुत सारे काम इसमें रिस्क मैनेजमेंट के यहाँ पे आके हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट के इश्यूज़। और बहुत सारे जो टास्क हैं अदर जो स्टेक होल्डर्स, हिडन स्टेक होल्डर्स है, वो आपको यहाँ से मिलेंगे प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान से। इसलिए इसको आखिर चैप्टर में इसलिए रखा है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अब रिवील होने वाली हैं। हम दूसरे अल्फाज में कह सकें अब आपके पास एक और चांस है कि आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली, अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करवा सकते हैं जब आपने काम ही लेना है। फिर अभी देखिए, आपने सेलर की सिलेक्शन करना है, उसके मल्टीपल मेथड्स हैं। कंडक्ट प्रिक्योरमेंट जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हम डिस्कस करेंगे। जब हमने सेलर्स अपने सेलेक्ट कर लिए मुख्तलिफ तरीके से, नेगोशिएशन थी, प्रेजेंटेशन थी, मीटिंग्स थी, जो भी हमारे प्रोसीजर से, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, हमने अपना सेलर या मल्टीपल सेलर्स हमने सेलेक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है मैनेज और कंट्रोल करने का, उसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आपका प्रिक्योरमेंट स्कोप ऑफ वर्क जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम उसका करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑडिट करते हैं कि जो हमने प्रोसीजर यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया कितना इफेक्टिव एफिशिएंट रहा हमारे लिए। तो ये तो था कंप्लीट एक ओवरव्यू, यहाँ तक हमने कंप्लीट। अभी कुछ की पॉइंट्स हैं प्रिक्योरमेंट के अंदर, उससे हम वन बाय वन डिस्कस किए थे। देखिए, वर्ड आपका कॉन्ट्रैक्ट यूज़ हो रहा है या एग्रीमेंट यूज़ हो रहा है। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड है ये काफ़ी हैवी वर्ड है, लीगल सपोर्ट इसको ज़्यादा मिलती है। जो ये एक एग्रीमेंट की टाइप भी हो सकती है और इन्फोर्सेबल है। जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में हो ये इन्फोर्सेबल हो जाती है। एग्रीमेंट होता है मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे ये काम करने की। जैसे लेटर ऑफ इंटेंट होता है, MOU होता है, SLAs होते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं। उसमें ये होता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो बात हमने यहाँ पे की है एग्रीमेंट्स के अंदर, ये एक कोशिश है, एक प्रॉमिस है, ये याद रखिएगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ज़रूर हो सकता है लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग एल्स, एग्रीमेंट इज समथिंग एल्स। आपने एग्रीमेंट किया है दैट मीन्स समथिंग एल्स, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसकी मीनिंग अलग है, ये चीज़ याद रखिए। और ये अगर आप वाकई प्रिक्योरमेंट में या कॉन्ट्रैक्टिंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल सर्टिफाइड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर CCCM है, इस पर भी एक दफ़ा हमने काम किया था। तो कंप्लीट जो प्रिक्योरमेंट के जो कोड्स हैं, जो कंप्लीट उसका प्रोसीजर, अगर आप इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो एक अलग सर्टिफिकेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छी सर्टिफिकेशंस हैं, ज़्यादातर यूरोप में और उन कंट्रीज़ के लिए ये बेस्ट वन है। दूसरी चीज़ अब यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि बायर और सेलर आपके पूरे एग्ज़ाम में, आपके इस कोर्स में हम दो वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बायर मैं काम करवाना चाह रहा हूँ और सेलर कोई भी, अब सेलर को आप वेंडर भी कह सकते हैं, सेलर को आप कॉन्ट्रैक्टर भी कह सकते हैं। सेलर के लिए आप जो आपके इन्वायरमेंट में जो वर्ड यूज़ हो रहा है तो आप कुछ भी यूज़ कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में ये पॉइंट याद रखिएगा कि आप बायर की साइड पर हैं या सेलर की साइड पे। एक बात याद रखें, देखिए बायर के पास भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं और सेलर की साइड से भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अब आप देखिए, अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट याद रखिए कि आप बायर की साइड पर, मैं काम ले रहा हूँ और कोई मेरे लिए काम करेगा। अगर उन्होंने मेंशन की कि नहीं आप सेलर की साइड पर हैं, आप सेलर के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का, ये याद रखिएगा। एग्जाम में ये ट्रिक क्वेश्चन होते हैं कि वो आपसे सेलर के बारे में कह रहे हैं आप सेलर के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, नॉट द बायर वन। द डिफॉल्ट इज बायर वन। अपने आप को कंसिडर कीजिए कि मैं काम करवाना चाह रहा हूँ,
लेकिन अगर आप सेलर की साइड से, फिर आपका कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, फिर आप दूसरे एंगल से उसको आंसर करेंगे क्वेश्चंस को। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा फॉर्मेलिटी ज़रूरी होती है, फॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत होती है। ये की पॉइंट्स याद रखिएगा प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान्स के से रिलेटेड, एग्जाम में इसी के बारे में क्वेश्चन होते हैं। अपने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर देखिए प्रोडक्ट को और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स को दोनों को इंक्लूड कीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। सिर्फ प्रोडक्ट की बात ना कीजिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को भी ज़रूर रखिए। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेलर आपको देगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है डेफिनेटली फिर वो देने का पाबंद होगा। अदरवाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन तो वो अपने तरीके से काम करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ किस तरह परफॉर्म करनी है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, इन दैट केस ही विल बी बाउंड टू डू द थिंग्स लाइक दैट, जो कुछ एक्सप्लेन किया गया कॉन्ट्रैक्ट में। अदरवाइज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो इस पे काम करेगा, फिर मैं भी एग्रीमेंट में प्रॉमिस करते हो सकता है करूँ, हो सकता है ना किया जाए। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ इफ़ नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट, तो जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो वो चीज़ आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। फॉर्मल चेंजेस, हाँ, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो उसके लिए फॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान के अंदर इसको भी इंक्लूड किया जाएगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चेंजेस को किस तरह इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगेन आप देखिए कि आप सेलर की साइड से हैं या बायर की साइड से, इवन आप बायर की साइड से भी और कोई चीज़ मिस हो गई तो अगेन आपको अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी रिवाइज करना होगा। डेफिनेटली कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली स्केजल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली आपने पूरा जो फ्रेमवर्क है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब इम्पैक्ट करेगा, और सेलर को भी उसी तरह से लाइक वाइज उसको भी इम्पैक्ट करेगा। तो जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी तो उसको इंक्लूड करने के लिए दोनों को एफर्ट करनी पड़ेगी। तो बेस्ट थिंग इज़ शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट पे अच्छा से टाइम इन्वेस्ट कीजिए। चेंज रिक्वेस्ट फॉर्मल तरीके से आपने सबमिट करना है, उसको अप्रूव करवाना है इन रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट सारे लीगल बाइंडिंग होती है, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, इसको जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसको बैक करती हैं। आपने जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है आपका सेलर उसको परफॉर्म करने के लिए जो मस्ट है उसको, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ों को कंप्लीट ना कर सका तो मे फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अदरवाइज को पनिशमेंट पेनल्टीज की तरफ से भी जा सकते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करना है एज अ टूल फॉर डायमिनिशिंग प्रोजेक्ट्स रिस्क। हमने रिस्क मैनेजमेंट में डिफरेंट की मिटिगेशंस के लिए है, उसको डायमिनिश करने के लिए रिस्क को हम कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास बेस्ट टूल है। अपने जो रिस्क हैं उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। तो मोस्टली जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट इसको बैक करती है कॉन्ट्रैक्ट्स को, इसकी जो जुरिसडिक्शंस इसको सपोर्ट करती है कॉन्ट्रैक्ट्स को, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो आपने क्या प्रोसीजर डिसाइड किया ये भी बेस्ट होता है कि आप नेगोशिएट कर लें अपने सेलर के साथ। अब दो किस्म की प्रोक्योर कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, एक सेंट्रलाइज है एक डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज में मल्टीपल एक प्रोजेक्ट मैनेजर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को प्रोक्योरमेंट्स को देख रहा होता है, उसका सिर्फ प्रोक्योरमेंट से काम होता है। डिसेंट्रलाइज में हर प्रोजेक्ट को अपना अपना प्रोक्योरमेंट मैनेजर दिया जाता है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सेंट्रलाइज में एक ही प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के प्रोक्योरमेंट टास्क को देख रहा होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज में हर प्रोजेक्ट को अलहदा से प्रोक्योरमेंट मैनेजर दिया जाता है। अगर हम सेंट्रलाइज रखते हैं देखिए अच्छी चीज़ उसमें ये होती है कि हाई लेवल एक्सपर्टीज़ आपको दी जाएंगी, हाई लेवल। डिसएडवांटेज में क्या है कि उसकी अटेंशन जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जा रही है, मल्टीपल, वो आपको पूरा टाइम नहीं दे सकेगा। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी फिर आपको प्रोजेक्ट को डेडिकेटेड नहीं दिखेगा, उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल काम है, वो वहाँ पे उसको अपनी उसकी अटेंशन डिवाइड होगी आपके प्रोजेक्ट के लिए। वेयर एज जब अब हम डिसेंट्रलाइज में होंगे तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर सिर्फ आपके प्रोजेक्ट को देख रहा है, उसके ऊपर सिर्फ काम कर रहा है। यहाँ पर सेंट्रलाइज में उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को देखना पड़ रहा है। आपके जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उनकी स्किल्स, उनके लर्निंग, उनके लेसन लर्न, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, नेगोशिएशन स्किल्स, कॉन्ट्रैक्टिंग स्किल्स, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी बेस्ट हैं, वो शेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको काम लेना बहुत अच्छे से आता है। ये दूसरा एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज अगेन एक ही यही बात है कि वो आपको पूरी तवज्जो नहीं दे सकेगा, आपके प्रोजेक्ट को टाइम सही नहीं दे सकेगा। आपको जब ज़रूरत होगी कॉन्ट्रैक्टिंग में हेल्प की ज़रूरत होगी तो मे भी उसके पास टाइम हो, मे भी उसके पास टाइम ना हो। ये एक डिसएडवांटेज है यहाँ, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट को मे भी वो देख ले या अदरवाइज अपने तरीके से जो स्केजल किया हुआ है, जो उसकी रूटीन में है, जो क्यूज़ में उसके पास क्यूरीज हैं, पहले उसको रिजॉल्व करेगा फिर आपके पास आएगा। अगेन स्टैंडर्ड
और प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशंस की होती है एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट होगी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में अगर आप सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्टिंग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके कैरियर पाथ काफ़ी क्लियर रहता है, उनके कैरियर पाथ, वो प्रोक्योरमेंट शुरू से आखिर तक काम करते हैं, इसलिए उनके स्किल्स, उनके कैरियर पाथ जो है सिक्योर रहते हैं और वो उस पर अच्छे से काम कर रहे होते हैं। अभी हम बात करेंगे प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के प्लान की। देखिए इसमें क्या क्या चीज़, कौन कौन से काम हमें करने होते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान। जैसे मैंने बताया प्रोक्योरमेंट का टास्क प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट करती है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या करना है। देखिए उन्होंने करना है, पहले ये चीज़ परफॉर्म करेंगे कि उनको मेक और बाय एनालिसिस करेंगे। इस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे इससे क्या मतलब है। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करेगा, जो हम अभी तक डिस्कशन किए इसको डॉक्यूमेंट करेंगे और इसी एक प्लान बनाएंगे हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान को किस तरह इंटीग्रेट करना है, मेरे प्रोजेक्ट में हम किस तरह लेके चलेंगे, इसे हमने देखना होगा। प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज डिफाइन करेंगे, किससे हमने लेना है, किस टाइम पे लेना है, किस फ्रेमवर्क में, किस प्रोसीजर से। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, प्रोक्योरमेंट मैनेजर नहीं, लेकिन मैं अपने प्रोजेक्ट में प्रोक्योरमेंट को कैसे लेकर चलूँगा, उसकी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होगी प्लान में। प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क डेफिनेटली पार्ट होगा, इसका पार्ट होगा यहाँ पर। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट टाइप कौन सी होगी, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे कि प्रोक्योरमेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। क्रिएटिंग बिड डॉक्यूमेंट्स, प्रोक्योरमेंट मैनेजर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैनेजर ने बिड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, उसके साथ मिलकर। ये काम प्रोक्योरमेंट मैनेजर का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नहीं, लेकिन उसने उसके साथ बैठ के क्रिएट करना है, उसकी चीज़ों को कंप्लीटली हमने डॉक्यूमेंट करना है इसके अंदर। और डिटरमिन द सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपके प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया कौन सा है, वो भी आप प्रोक्योरमेंट मैनेजर के साथ बैठ के उसको हमने डॉक्यूमेंट करना है इसके अंदर। इनपुट हमारे पास कौन कौन सी हैं, देखें प्रोजेक्ट चार्टर है। अगर आप सेलर की साइड पे हैं तो मे बी ये प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट ही आपके लिए प्रोजेक्ट चार्टर का काम दे, ये भी याद रखें। अगर आप सेलर की साइड पर हैं तो कॉन्ट्रैक्टिंग डॉक्यूमेंट ही आपके लिए बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट चार्टर का काम देता है। अगर आप बायर साइड पर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट प्लान इंपॉर्टेंट है, आप अपने प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाह रहे थे वो डिफाइन है बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान के अंदर। क्या मुझे चाहिए था, मैं अपने प्रोजेक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट किया हुआ है। बिजनेस केस देखने हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट शुरू किस लिए किया था, ये सारी बातें हमने इनिशिएशन मैनेजमेंट प्लान में शुरू में डिस्कस कर ली थी। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान लेकर आएंगे, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को सामने रखेंगे, और अगर प्रोजेक्ट की टीम असाइनमेंट्स पहले से हुई है, पहले से हो चुकी है, तो उसको देखेंगे असाइनमेंट्स कौन कौन सी हुई है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हमारा होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, रिस्क रजिस्टर डेफिनेटली, स्टेक होल्डर रजिस्टर ऑलरेडी जो अवेलेबल है, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर में अपडेट होगा उसमें भी हमने अपने स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे ऐड करना है, लेकर आना है सामने। दूसरे इनपुट में है इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर, डेफिनेटली अपने प्रोसेस प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन के देखेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है प्रोक्योरमेंट को लेके, प्रीवियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कैसा था, हमारे जो प्रोसीजर क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हमारे अल्टीमेट स्पॉन्सर्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की हमारे प्रोजेक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है, सब इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है। और हमारे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स, प्रोसीजर, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, लेसन लर्न, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट में आपको मिलेगा। प्री अप्रूव्ड सेलर लिस्ट अगर है तो आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। आपके स्पॉन्सर ने इन्फोर्स किया है, आपके प्रोग्राम मैनेजर ने इन्फोर्स किया है कि इन्हीं ही सेलर से आपने काम लेना है। इन दैट केस पर हमें उन्हीं के साथ बात करनी होगी, हमें उन्हीं के साथ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा उनके हिसाब से। अभी देखें बाय आर मेड एनालिसिस, जैसे मैंने बताया था, ये क्या चीज़ होती है, इसको देख लेते हैं कि इस पर हम किस तरह काम करेंगे। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, मैं उसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये ओपन किस तरह होगा, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं देखता हूँ किस तरह करेंगे। तो लाइटर को, अच्छा मेरे ख्याल से पॉइंटर पे लेकर आते हैं इसको। जी अब हो गया। इस डॉक्यूमेंट को हम चेक करते हैं, देखिए इसमें क्या मेक और बाय में। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में ये कह रहा है यू आर ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू लीज और बाय एन आइटम फॉर योर प्रोजेक्ट, द डेली लीज कॉस्ट इज $120। डेली लीज हमने परचेज नहीं किया तो लीज $120 है। टू परचेज द आइटम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज $1000। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपकी 1000 और डेली मेंटेनेंस कॉस्ट होगी $20 डेली मेंटेनेंस। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर लीज कॉस्ट टू बी द सेम एज परचेज कॉस्ट।
तो कितने दिन की, तो क्वेश्चन ये है कि कितने दिन के लिए आपको चाहिए। अगर आप रोज़ाना की $120 देना दे सकते हैं तो आप रोज़ाना की बेस पे दीजिए, या अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो $1000 इनिशियल और $20 मेंटेनेंस कॉस्ट आप लेकर चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कितने दिन के लिए। तो फार्मूले में देखें हम डी 120 फॉर डी डेज, इतने दिनों के लिए, और ये इनिशियल होगा, और $20 पर डे। हम यहाँ पे डे की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कह रहे हैं 10 दिन। तो 10 दिन का क्या मतलब हुआ कि अगर आप 10 दिन से कम ये चीज़, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए 10 दिन से कम, सो इन दैट केस द बेस्ट ऑप्शन इज़ लीस्ट कॉस्ट, फिर हम उसको लीज पे रखेंगे। अगर 10 दिन से ज़्यादा आपको चाहिए, 10 दिन से, तो बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप उसको परचेज़ कर लीजिए, फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। 10 दिन के बाद आपकी जो लीज कॉस्ट है वो इसको क्रॉस कर जाएगी, इन्वेस्टमेंट को। तो हमारे पास आप देखें कितने दिन के लिए चाहिए, जितने दिनों के लिए आपको चीज़ चाहिए उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इसमें बेस्ट ऑप्शन लीज़ कर लें या बाय कर लें या परचेज़ कर लें। ये चीज़ आपने देखनी है साथ में कि बेस्ट ऑप्शन क्या, बाय करना बेस्ट है या लीज़ करना बेस्ट है आपके लिए। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डेफिनेटली स्टेक होल्डर के प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान से ये डॉक्यूमेंट लेंगे हम, उसके लॉजिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, कितने टाइम में हमें ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, और उसके साथ इकोनॉमिक मॉडल जो हमने शुरू में डिस्कस की थी इनिशिएशन के अंदर, इकोनॉमिक मॉडल के जो भी हमने प्रोसीजर यूज़ था, डेफिनेटली हम हेल्प आउट करेंगे या यहाँ पर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में और बिजनेस केस को समझने में। अभी सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, सोर्स सिलेक्शन के अंदर मुझे सेलर हमने सेलेक्ट करना है वहाँ से, तो उसके सक्सेसफुल क्राइटेरिया क्या क्या है। बेस्ट सेलर मेरे लिए कौन हो सकता है जिसका नंबर ऑफ़ ईयर्स इन द बिज़नेस ये ज़्यादा है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, या अपने काम को बहुत अच्छे से समझता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड, प्राइस लाइफ साइकिल कॉस्ट बहुत बेस्ट है उसके पास, प्राइस और लाइफ कॉस्टिंग में अच्छा काम किया है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं, पास्ट परफॉर्मेंस की क्वालिटी वहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड काफ़ी बंदे का अच्छा है, एबिलिटी टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम सेम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो किस बेस पे हम इसके ऊपर जैसे हम कंडक्ट प्रोक्योरमेंट में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपने सेलर को किस बेस पे और किस क्राइटेरिया पे सेलेक्ट करना है। देखिए मैं अगेन ये बताना चाह रहा हूँ, ये एक लीगल प्रोसेस है। अगर आपकी प्राइवेट फंडिंग है या पब्लिक फंडिंग है, इन दैट केस ये आपको ऑडिट करना है, आपको यू आर आंसरेबल इन दिस केस। अगर आपने प्रोक्योरमेंट करवा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के ऑडिट होंगे, आपके अपने भी, बायर के ऑडिट होंगे। उस ऑडिट को भी कंप्लीट करने के लिए इस चीज़ को हमने लीगली प्रोसीजर के लीगली स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है। ऑब्जेक्शन होते हैं इसमें कि आपने इस सेलर को क्यों सेलेक्ट किया, दूसरे सेलर को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, इसमें काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। तो हमने ईच एंड एवरी स्टेप हैव टू बी अ फॉर्मल प्रोसीजर, वी हैव टू फॉलो द फॉर्मल प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, तब जाके आपकी जान छूटेगी। अदरवाइज ये काफ़ी रिस्की और काफ़ी कम्प्लेक्स टास्क है प्रोक्योरमेंट का। देखिए अभी कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 मेजर टाइप्स हमने यहाँ डिस्कस करनी, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे हमने CCM में अगर आप देखेंगे कोड ऑफ कंडक्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी कम्प्लेक्स हैं, उसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स में। लेकिन हम यहाँ बेसिक 3 चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक तो फिक्स प्राइस है, टाइम एंड मटेरियल है, एंड कॉस्ट रीइंबर्सेबल CR। 3 कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे अपने इसी कोर्स में। उससे पहले आपने ये देखना है कि आपने लेना क्या है, आप क्या परचेज करने जा रहे हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, जैसे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब आप सबसे पहले ये देखें कि आपने गुड्स परचेज करनी या सर्विसेज परचेज करनी। स्टेटमेंट ऑफ वर्क कितने % कंप्लीट है। देखिए ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्क कंप्लीट नहीं है तो ये हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो जाएगा। लेने के देने, दूसरे अल्फाज में मैं कहूँगा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्क यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। लेवल ऑफ एफर्ट और एक्सपर्टीज़ बायर से कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कितनी उसके पास होनी चाहिए, कितने हद तक आप whether the wants to offer the seller incentives आप देना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, उसको हम किस तरह कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करेंगे वो हम यहाँ देखने वाले हैं। मार्केट प्लेस या इकोनॉमी की फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये देख लीजिए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, आपके काम को लेकर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में को लेकर उसमें कॉन्ट्रैक्ट सबसे बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टाइप कौन सा यूज़ हो रहा है पहले से, पिछले प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने या इसी सेम प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट की टाइप जो है बेंचमार्क समझी जा रही है, उसको आप देख लेंगे। अभी देखिए हम सबसे पहले फिक्स प्राइस को डिस्कस देखते हैं। फिक्स प्राइस में देखें, इसकी एग्जांपल देखते हैं। फिक्स प्राइस में हम क्या कह रहे हैं,
हमने ये काम कराना है और इसकी यही फिक्स प्राइस है। तो बायर को हम ये बता रहे हैं कि आपने ये काम करना है इतने पे, जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, हम ये काम इतने में करवाना चाह रहे हैं फिक्स प्राइस की। ठीक है, फिक्स प्राइस इंसेंटिव फीस, इसकी एग्जांपल देखें फिक्स प्राइस, जो भी ये फिक्स प्राइस हो गई, फॉर एवरी मंथ अर्ली द प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड एडिशनल $10,000 विल बी पेड। हम आपको जितना जल्दी आप ये काम कर लें, इस फिक्स प्राइस के अलावा हम आपको $10,000 भी पे करेंगे जितना अर्ली आपने किया। ये आ गई इंसेंटिव, फिक्स प्राइस इंसेंटिव फ़ी। दूसरा है फिक्स प्राइस अवार्ड फ़ी। इसमें हम क्या, अब इसमें क्या वेराइटी है कि ये तो फिक्स हो गया फिक्स प्राइस, एवरी मंथ दैट परफॉर्मेंस एक्सीड द प्लान लेवल बाय मोर देन 50%। आपने मोर देन 50% से अगर आप एक्सीड कर गए तो हम आपको एडिशनल 5,000 अवार्ड देंगे, लेकिन मैक्सिमम हम जाएंगे 50,000 तक। आप अपनी परफॉर्मेंस को एक्सीड कर गए 15% से ऊपर अगर आपकी परफॉर्मेंस चली गई, अगर आपने बहुत बेस्ट काम किया, आप अपने बेंचमार्क को क्रॉस कर गए, तो $5,000 हम एडिशनल देंगे, लेकिन मैक्सिमम एक लिमिट ज़रूर रखिएगा कि यार हम यहाँ तक आपको ये जो इंसेंटिव है यहाँ तक जा सकते हैं। अगर लिमिट ना रखी तो ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपको बेयरेबल ना हो या आप उसकी लिमिट्स क्रॉस कर जाएँ। तो लिमिट हमने रख दी कितने तक जा सकता है। और दूसरी चीज़ फिक्स प्राइस विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट, जहाँ पे हम इन्फ्लेशन को देखना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं यार ये तो फिक्स प्राइस हो गई, इसके अलावा जो भी इंक्रीज़ आएगा हमारे पास कस्टमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, जो भी इंक्रीज़ आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, तो हम किसी एक बेस रख लेते हैं, या हम उसको पेट्रोलियम के साथ रख लेते हैं, या हम उसको करेंसी के साथ रख लेते हैं कि अगर डॉलर में इतनी वेरिएशन आई फॉर लास्ट 2 डेज, फॉर लास्ट 2 ईयर्स को एक हम बेंचमार्क बनाते हैं, 3 ईयर्स को बेंचमार्क, आपको मल्टीपल ईयर्स पे जा रहा है आपका प्रोजेक्ट, 5-10 साल का प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली हर साल प्राइस इन्फ्लेट करेगी। जो इन्फ्लेशन के फैक्टर को आप कैसे ऐड करेंगे, तो हम कह रहे हैं फिक्स प्राइस के साथ इकोनॉमिक एडजस्टमेंट भी हम करेंगे, प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इसमें हम ऐड करेंगे। इसका एक अपना फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का, तो जितने ईयर्स को आपने कंसिडर किया है उसको हम यूज़ करेंगे CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कि ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है, हमें ये जानना ज़रूरी है PMP एग्ज़ाम के लिए। अपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को अच्छे से पहचान लीजिए, इन सारों के नाम को, इनकी जो टेक्निकल चीज़ है, जो की पॉइंट्स है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। परचेज ऑर्डर क्या कह रहे हैं, परचेज ऑर्डर कह रहे हैं यार इतने लीनियर मीटर ऑफ वुड एट कॉस्ट ऑफ ये, हमें ये मटेरियल इस कॉस्ट पे इतने यूनिट पे चाहिए, ये हो गया परचेज ऑर्डर सॉरी। टाइम एंड मटेरियल में कह रहे हैं हम लेबर के एफर्ट को भी यहाँ इंक्लूड करेंगे, हम कहेंगे 100 पर आवर आपको दिया जाएगा, प्लस जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी मटेरियल का कॉस्ट है, आपकी लेबर कॉस्ट और प्लस मटेरियल कॉस्ट, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम इन दो चीज़ों को ऐड करते हैं इसके अंदर। तो जनाब ये था हमारे पास प्राइस। अब नेक्स्ट है कॉस्ट इम्बर्सिबल। यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ पे फिक्स प्राइस में हम तब ये कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं जहाँ पे स्कोप आपका इंतहाई कंप्लीट, या आप 100% श्योर है। बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिक्स प्राइस तभी रखिएगा जब आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्क, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क अच्छे से कंप्रीहेंसिवली कंप्लीट है। जो काम आपने कराना है शुरू से एंड तक आपको पता है, मुझे यहाँ से यहाँ तक ये काम करवाना है। इस केस में हमें ये है कि मुझे अपने काम का सही नहीं पता इस पर कितनी कॉस्ट आएगी। वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द कॉस्ट ऑफ दैट। पहली दफ़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, पहली दफ़ा हम इसको चलाना चाह रहे हैं, हमें कोई ख़ास आइडिया नहीं है। तो इन दैट केस फिर हम आते हैं कॉस्ट इम्बर्सिबल पे। उसकी क्या जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है कॉस्ट का। हम ये कहते हैं यार अपने सेलर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जितना मर्जी कॉस्ट आ जाए, टाइम वर्क पे, मटेरियल पे, आपको कॉस्ट हम देंगे। इसके ऊपर यूजुअली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करती है, यार जितनी कॉस्ट बनती है आप हमें उतनी पे कर दीजिएगा। नो प्रॉफिट या प्रॉफिट का यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट की बात हो रही कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉस्ट रीइंबर्स व्हाट डजंट मेक द प्रॉफिट की बात हो नहीं रही, यहाँ पर सिर्फ आपकी कॉस्ट ही हो रही है। आप कह रहे हैं कि यार ये काम शुरू कीजिए, जितनी मर्जी कॉस्ट आ जाए मैं हम पे करेंगे। अब थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर मैं बायर हूँ और आप सेलर हैं, या आप बायर हैं और मैं सेलर हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि आप ये काम शुरू कीजिए, जितनी कॉस्ट आएगी हम देंगे, तो वाई शुड आई टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स। मैं डेफिनेटली, मैं हो सकता है उस पर जितनी मर्जी कॉस्ट चढ़ा दूँ। यहाँ पे कोई ये देखिए मेंशन नहीं है, ना कोई लिमिट है।
और ना कोई दूसरी कोई इंडिकेटर है मेरे लिए कि यार मैं इस कॉस्ट को बढ़ा या छोटा प्लस माइनस नहीं कर सकता। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ जितने मर्जी कॉस्ट आ जाए आप मेरे काम को चलाइए, थोड़ा रिस्की है, मैं अगेन बता रहा हूँ। दूसरा हम कह रहे हैं कॉस्ट प्लस फिक्स फ़ी। यार कॉस्ट जितनी आए ठीक है, लेकिन आपकी फ़ी रहेगी इतनी, आपको भी मैं फ़ी दूंगा इतनी। अब थोड़ा सा हम सेलर को जो मेरे सेलर है उसको हम कंपनसेट करने जा रहे हैं। कॉस्ट जितनी मर्जी आ जाए लेकिन आपको एक फ़ी दी जाएगी, ठीक हो गया। कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फ़ी। यार जितनी मर्जी कॉस्ट आ जाए, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। आप कह रहे हो कि यार जितनी मर्जी कॉस्ट आ जाए, इसमें हम एक काम करते हैं यार, ये कॉस्ट है टारगेट कॉस्ट, कोशिश कीजिएगा इससे कम, लेकिन ये आपकी टारगेट कॉस्ट है। इस पर मज़ीद हम कुछ क्वेश्चन अभी आगे सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर शायद थोड़ा तवील हो रहा है, इसलिए इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम ये कह रहे हैं ये टारगेट कॉस्ट हो जाएगी, प्लस आपको इतनी टारगेट फ़ी मिलेगी, ये यहाँ तक आप जा सकते हो। और बायर और सेलर्स जो हैं उसमें देखें हम 80 और 20% शेयर करेंगे। अगर आप कॉस्ट को बचा लिया, अगर आपने जितना आपने कॉस्ट को बचाया उसमें आपको सेलर को 20% दिए जाएंगे, और आपने जितना अपने टारगेट कॉस्ट से एक्सीड किया, ऊपर चले गए, तो उसमें भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। फिर आपके लॉस में भी 20% सेलर शेयर करेगा, 80% बायर शेयर करेगा, 20% सेलर शेयर करेगा। कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी, इसको हम डिटेल से नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है उसमें हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से मैं इसको दोबारा समझाऊंगा कि इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं एग्जाम में। लेकिन सिर्फ ये देखिए कि कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फीस की टाइप किस तरह होती है। दूसरा हम देखिए अवार्ड फ़ी। कॉस्ट प्लस अवार्ड फ़ी में हम क्या देखने जा रहे हैं कि कॉस्ट जितनी कॉस्ट है, ये हमें अंदाज़ा नहीं है, इसके ऑडिट फिर आपने खुद करना है। एज अ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने इसकी ऑडिट डेफिनेटली करना है। ये नहीं जितनी मर्जी कॉस्ट है उसको फिर आपने ऑडिट कम्प्लीटली शुरू से आखिर तक देखेंगे। जितनी कॉस्ट आ गई प्लस अ बेस फ़ी, एक बेस रखेंगे, उसके बाद प्लस अवार्ड फॉर मीटिंग द बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। हम कह रहे हैं आपकी फ़ीस भी दूंगा, लेकिन आपने अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी की तो आपको उसके भी अलग से पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी एक लिमिट रहेगी कि अवार्ड फ़ी यहाँ तक जा सकती है। कॉस्ट जितनी आएगी वो आपकी फ़ी यहाँ तक, और उसके अलावा जो अवार्ड फ़ी है परफॉर्मेंस की बेस पे उसकी अलग से फ़ी दी जाएगी आपको, उसकी भी, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, यहाँ तक ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, उसके हमने लिमिट रख ली इसके साथ। अच्छा, कॉस्ट प्लस फ़ी क्या होता है इसको देखते हैं। कॉस्ट प्लस फ़ी, जितनी कॉस्ट आए और उस कॉस्ट का 10% आपको एज अ फ़ी दी जाएगी। अब देखें एज अ सेलर कि मुझे बायर ये कह रहा है कि कॉस्ट जितनी मर्जी आ गई उसका 10% आपको दिया जाएगा, तो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा फ़ी मेरी बनेगी। अब ये पॉइंट देखिए, जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा मेरी फ़ी बनेगी, डेफिनेटली 10% ऑफ योर कॉस्ट। तो थोड़ा सा रिस्की, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, कहीं ना कहीं पे यूज़ होता है, डेफिनेट लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आपने यूज़ करना है या नहीं बहुत ही एहतियात कीजिएगा। रिस्क फैक्टर किसको ज़्यादा जा रहा है, डेफिनेटली बायर को ज़्यादा जाएगा। सेलर की पूरी कोशिश होगी अपने उसके कॉस्ट को बढ़ाने की, क्योंकि 10% उसको कॉस्ट मिलेगी, 10% ऑफ कॉस्ट फ़ी होगी उसकी। तो इसको देखिएगा कि इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्लस फ़ी, कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट, जो भी आपकी कॉस्ट आएगी। तीसरी चीज़ हमारे पास कॉस्ट प्लस परसेंटेज चीज़, ये भी हमने डिस्कस कर लिया अभी। हाँ डेफिनेटली ये भी डिस्कस कर लिया। तो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स, हमने फिक्स प्राइस को भी देख लिया, फिक्स प्राइस में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं, और कॉस्ट एम्बर्सिबल में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर देखिए, बायर और सेलर के साइड पे दोनों पे तसल्ली से आप देखिएगा कि इसमें कौन ज़्यादा रिस्क साइड। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन इनको लेकर कॉन्ट्रैक्ट से। ये कॉन्ट्रैक्ट एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, बहुत ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट बात मैंने यहाँ पे की है। ये कंप्लीट क्रक्स है आपके बुक्स का कि उस बुक्स में क्या लिखा है, और क्वेश्चन एग्जाम में जो चीज़ आपसे पूछेंगे, जो मैं बता रहा हूँ यही चीज़ पूछी जाएगी। आपके एनवायरनमेंट में क्या होता है वो तो आपने देखना है, लेकिन एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट टाइप यूज़ हो रहा है और कौन इसमें ज़्यादा रिस्क साइड पर है। अगर आपका सेलर है तो सेलर की ये वाली लाइन जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स नीचे हैं। यहाँ पे हमारे रिस्क का जो फैक्टर है वो बढ़ता जा रहा है। ये बायर साइड पर है, बायर के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट टाइप इंतहाई रिस्की होते हैं, पैर टॉप टू बॉटम डिक्लाइन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप के साथ इस तरफ। और इसे तसल्ली से देख के इसको समझ लीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप मैंने साथ साथ बताने की कोशिश भी की है कि किस कॉन्ट्रैक्ट टाइप में कौन सी पार्टी ज़्यादा रिस्क फैक्टर से या रिस्क एरिया में ज़्यादा रहती है।
थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।